नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। सीधे ग्राउंड से ये खास बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर। पश्चिम बंगाल वो रणभूमि इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है जहां तमाम समीकरण, चाहे हम देखें धार्मिक तौर पर एजेंडे को आगे बढ़ाना हो या गठबंधन के तौर पर अलग अलग जो सियासी चाल है वो खेलना हो, वो कहीं ना कहीं रची जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का होगा क्या, क्योंकि दो अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे, 4 मई को घोषणा हो जाएगी कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। ममता बनर्जी की विदाई होगी या ममता बनर्जी एक दफा फिर से जनता के बीच पैठ बनाती हैं या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर हावी होता है। फिलहाल की स्थिति यह है कि 182 सीटों पर गठबंधन के लिए सीधे सीधे स्पष्ट स्थिति नजर आ रही है। एआईएमआईएम और साथ ही साथ हुमायूं कबीर अपनी पार्टी के साथ इस गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ये क्या समीकरण सेट करता है और आने वाले समय में पूरे देश भर की राजनीति इससे कैसे इफेक्ट होगी, इसके बारे में आज हम इस खास डिबेट में, इस डिस्कशन में चर्चा भी करेंगे और बात समझेंगे कि पश्चिम बंगाल की जनता चाह क्या रही है, मूड क्या है पश्चिम बंगाल की जनता का, और वो कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो अपने प्रतिनिधियों के सामने रख रही है, जिसके जरिए इस बार सत्ता की चाबी सौंपी जाएगी। खास मेहमान मेरे साथ कनेक्ट और जनता के बीच मैं चाहूंगी जरा तस्वीर दिखाइए। जनता भी यहां पर मौजूद है और पूरे यहां पर अपने मुद्दों के साथ पहुंची है जनता, क्योंकि जनार्दन कही जाती है, जनता ही डिसाइड करती है कि कौन सत्ता की उस कुर्सी पर बैठेगा, कौन संभालेगा सरकार की चाबी को और सीधे तौर पर नीति निर्धारण में कौन अहम फैसला लेगा। इन तमाम विषयों को आज उठाएंगे, सीधे सीधे जनता की आवाज भी यहां पर रखेंगे और क्या सवाल है जनता के वो भी यहां पर रखेंगे। पहले अपने मेहमानों से जरा आपका तारुफ करवा दूं। हाजी नाजिम खान आपको नजर आ रहे होंगे, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही आपको नजर आ रहे हैं अभिनव नारायण, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तनु पोडार जी नजर आ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता है। और बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे प्रदीप भटनागर। साथ ही आपको मृगेंद्र चौधरी दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल मेरा यहाँ पर हाजी नाजिम खान से रहेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ क्योंकि धार्मिक पिच तैयार की जा रही है। हम देख रहे हैं चुनाव के मुद्दे कुछ अलग है। इस दफा पश्चिम बंगाल की जनता क्या डिसाइड करेगी और आने वाले समय में धार्मिक तौर पर ये जो रणयुद्ध तय हुआ है ये आगे कहां जाने वाला है। हाँ रितु जी, देखिए, जब यहाँ पे आपने धार्मिक बात कही तो मैं कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता बड़ी जागरूक है। वो धार्मिक मुद्दों पे बात नहीं करती, वो विकास के मुद्दों पे बात करती है, वो रोजगार पे बात करती है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती है। लेकिन जिस तरीके की पिच वहाँ पे हुमायूं कबीर ने फैलाने की कोशिश करी है, उससे ये तो भाजपा की देन है। भाई भाजपा के कभी वो प्रत्याशी है, भाजपा के दिन कैसे? हाँ भाई भाजपा के तो थे हुमायूं कबीर, लेकिन वो टीएमसी में आगे कांग्रेस में भी रहे। अरे भैया, आपका अल्प ज्ञान मैं बता दूं, टीएमसी में थे वो, भाजपा में कब थे? आपको याद नहीं है? अरे वो इतिहास, लेकिन जब इन्होंने बयान दिया बाबरी को लेकर तब तो वो टीएमसी में थे। हाँ देखिए, ये भी मैं आपको दुरुस्त करा दूं, जब बाबरी को लेकर उन्होंने बयान दिया था तो देखिए हाजी नाजिम खान ने खुलकर उनका विरोध करा था, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया था, जो पूरे भारत के हर अमन पसंद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करा था। और हमने कहा था कि अब यहाँ बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर आपको बनाना तो हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए और हमारे युवाओं के लिए आप इंडस्ट्री लगाइए, ताकि युवा जो बेरोजगार है उनको नौकरियां वगैरह मिले। लेकिन हुमायूं कबीर पिच खेल रहा था, उसे पता थी किस तरीके से मुद्दा डाइवर्ट करना है। वो इसलिए उसने वहां पर बाबरी मस्जिद की जो 6 दिसंबर को वहां पर नींव रखी और उसने ऐलान भी कर दिया कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी। कुछ मेरे हिंदू लोग भाई थे वहां कोर्ट में गए, कोर्ट ने वहां पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। ये कोर्ट की तरफ से भी बयान था। और रही बात यह, मैं फिर वही कहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 45 से लेकर 47 जो मुस्लिम बहुल्य सीट है उनका खेल है, और जिधर की तरफ वो सीटें पड़ जाती है तो सरकार उसी की बन जाती है। और आपने सीधे यहाँ पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, तो मैं सीधे जा रही हूँ एक बार भटनागर साहब से जानना चाहूंगी। सर, ये मुझे बताइएगा बीजेपी का इसमें पक्ष क्या है? बीजेपी का पहली चीज तो गुड्डे बदमाशों लेके पक्ष कोई नहीं है, और टीएमसी से अगर मुकाबला पश्चिम बंगाल में कर रही है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखा और इस बार के चुनाव में भी देखेंगे। देखिए, एक अधीर रंजन चौधरी पर आपको तो बी टीम बता दिया, आपको कह रहे हैं कि आप हुमायूं कबीर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हाँ, ये कुछ लोग बहुत गलत फहमियों में रहते हैं। किस प्रकार से एआईएम जो पार्टी है उसको भी कहते हैं हमारी बी टीम है, कभी आम आदमी पार्टी को बी टीम, भारतीय तो जनता आप ए पार्टी। टीम क्यों नहीं बन पा रहे? पश्चिम बंगाल में चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी वो शख्सियत और वो टीम है जिसको किसी की जरूरत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को सब
सुन पार्टियों को जरूरत भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद की है, जो फल फूलना चाहती हैं इस देश के अंदर, गुंडागर्दा करना चाहती हैं संरक्षण में, मगर भारतीय कौन जनता किसको गुंडा कह रहे हैं आप? टीएमसी? टीएमसी हो चाहे कोई एएमआईएम हो, जो भी पार्टी लगा लीजिए, समाजवादी पार्टी हो, क्यों इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं? किस लिए देते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे हट जाएगी या इन्हें माफ कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। मैं पश्चिम बंगाल ही चलूंगा फिर से। पश्चिम बंगाल की जनता वो त्रस्त है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में। एक वहां का वोटर कहता है, जो आप बटन दबाते हैं वोट डालने के लिए, उस पर इतर लगाया जाता है। क्यों इतर लगाया जाता है? वो इसलिए लगाया जाता है, अगर उस बटन को इतर का दबाया है तो उसको बाहर सूंघा जाता है, अगर उसमें खुशबू नहीं है तो उसकी पिटाई पक्की अरे भैया, है। ये कौन सा इत्र इत्र वाला कैसे बयान होगा? हाँ देखिए, अभी देखिए यहाँ पर हमारे प्रदीप भाई ने एक बात कही कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल मानता हूं मैं। और रही बात इन्होंने कि जो गुंडागर्दी पार्टियां करती है वो इनके संरक्षण में आ रही है, ऐसा भी इन्होंने कहा। तो भाई बताइए ना, कौन सी पार्टी है जो गुंडागर्दी कर रही है, जो आपके संरक्षण में चल रही है? उन पार्टियों का नाम बताइए। नहीं, आपने बोला है, आप आपने पीस बोला है, हाँ पूछिए। नाजिम मियाँ, समाज खड़ा है, देश खड़ा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की पीस पार्टी है, राज्य पार्टी है, बताइए कौन सी गुंडा पार्टी है भाजपा के साथ? एक का नाम बताइए। तनु जी भी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ। देखिए, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, पर शाम को बाजारों में चीजों के दुगने दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सियां तो देखोगे कि अगली योजना में ये घूसखोरी को आम कर देंगे। अरे तो पहले अरे नहीं, सुनिए तन्नू जी, आपने पूरा बोल तो दिया, पर शामिल तो कर लेती टीएमसी को। इंडी गठबंधन में तो है ही नहीं, आप 3 में 13 में भी नहीं जोड़ पा रहे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी कौन है? शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्यों नहीं बोलते? जिनका स्कैम में इतना बड़ा नाम आता है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेती है। जिनके पास ईडी और सीबीआई एक मुख्य चेहरा रहता है पार्टियों में, इनके पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है टीएमसी का, जैसे ममता अरे तो बनर्जी है। इंडी गठबंधन में क्यों नहीं है टीएमसी? देखिए, टीएमसी अगर अब क्षेत्रीय लेवल पर अपने आप चुनाव लड़ना चाहती है, और कांग्रेस ने भी डिसीजन लिया कि वो अपने लेवल पर चुनाव लड़ेगी सारी सीटों पर, तो इससे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पहले भी वोट शेयर हमारा प्रतिशत बढ़ा है और लोकसभा में भी हमने एक सीट जीती है, तो वापस कांग्रेस वापसी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता अरे साथ लड़ लीजिए, इतनी वो है तो बहुत साथ में बढ़िया। लड़िए। नहीं, मैं बिल्कुल काबिल तारीफ करता हूँ। मेरी राम राम रह गई थी भाइयों से, मेरी राम राम स्वीकार करना देर से सही। पहली चीज मैं बता देता हूँ, मैं एक इनके नेता है, नेता विपक्ष रहे बेचारे, अब नहीं है बेचारे, समझना, जिनका नाम है श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी। आज बेचारों का वो हाल करके छोड़ा है कि धोबी का घर का ना घाट का। क्यों? जो इनके लिए विपक्ष में लोकसभा में लड़ते थे और पश्चिम बंगाल से पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए, उनके चुनाव में, मैं खत्म कर रहा हूँ, आप ही बोलेगा। अधीर रंजन चौधरी के बेचारे के वो हाल करके छोड़ा, दिल्ली से कांग्रेस का एक नेता उनके कैंपेनिंग में गया वोट मांगने के लिए। इनके नेता हैं बिहार के अंदर, अभी चुनाव हुआ, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़े, जिसके चेहरे पर ये चुनाव लड़े, आज उसको साइड कर दिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, नीतीश कुमार जी बिहार के वो धृतराष्ट्र हैं जो अपने बेटे के मोह में जो है पागल हो जाते हैं। और ये राहुल गांधी जी का चेला कह रहे हैं ना, हम राहुल गांधी जी के बब्बर शेर। और मैं इनको बता देती हूँ कि ये अंधभक्त है, मोदी जी के अंधभक्त है, ये लोग अंधभक्ति इनके अंदर है। अरे राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं तो देश को, देश की इज्जत को, देश की मर्यादा को, उसकी अस्मिता को तार तार कर देंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ने देश की अस्मिता को कब तार तार किया? तो बब्बर शेर जो पहुंचे थे उनके, वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही किया था। ये समिट में हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। राहुल गांधी जी के शेर दहाड़ते नहीं है। मनमोहन सिंह जी 10 साल ना चुप रहे और बिल्ली की तरह काम करते रहे। अब ये कह रही है कि भाई इनकी ना तो समझौता है, जो इनका वोट बेस है ना बंगाल में, वही तो टीएमसी ने चुरा लिया इनसे। पर ये तो कह रहे हैं कि बब्बर शेर है राहुल गांधी। कहाँ से, कौन से बब्बर शेर? अरे मनमोहन सिंह जी 10 साल में एक दहाड़ नहीं मारी इन्होंने, कौन से बब्बर शेर है ये? राहुल गांधी जी क्या है? अगर ये बब्बर शेर है तो वो क्या हुआ? बंगाल पर आइए, बंगाल पर आइए, बंगाल पर आइए, बंगाल पर आइए। अब नहीं, रुकिए, बहुत बात हो गई बिहार की और अन्य राज्यों की। मुझे ये बताइए, इस बार हुमायूं कबीर के साथ अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो क्या विदाई हो जाएगी ममता बनर्जी की? टाटा बाय बाय। देखिए, बंगाल की राजनीति को समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है, और खास करके जब गठबंधन की बात होती है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की आपने बात करी, पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी सीट निकाल पाने में सफल नहीं हुए। आपको बहुत गौर से देखना होगा कि बंगाल की राजनीति और खास करके मुसलमानों की राजनीति की जब बात होती है तो 45 से 47 सीटें जो निर्णायक भूमिका में बंगाल के चुनाव में आते हैं,
और उस चुनाव में भी टीएमसी जो पहले से वहां पर बहुत मजबूत रूप से मुसलमान वोट जो है एक तरफा टीएमसी को मिलता आ रहा है। अब बिहार की राजनीति, बंगाल की राजनीति काफी अलग है। तो बात तो आप भी वही कर रहे हैं, वोट पोलराइजेशन हो रहा है वहां पर। जी, सवाल ये है कि हम लोग अगर हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, इस दरमियान जिस तरह से देश में हालात हैं, चाहे वो गैस संकट की हम बात करें, चाहे जिस तरह से हालात हमारी इकोनॉमी की है, जिस तरह से शेयर मार्केट जो है, लोग देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो है हम गिरावट की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो आमजन यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन्हीं का लाखों करोड़ों रुपए जो है पिछले 5 दिनों की में आपने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री इस बात पे नहीं बोल पा रहे हैं कि आखिर लाखों करोड़ों रुपए जो है। सवाल आपका किससे है, प्रदीप जी से है, अमरिकेंद्र जी से है? देखिए, ये सवाल जो है, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, सरकार के जो पक्ष रख रहे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं यहाँ पे, उनसे ये सवाल है आखिर आम जनमानस का 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जो है डेली बेसिस पे स्वाहा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री आज भी राज्यसभा में बोल रहे थे, एक शब्द उन्होंने इस बात पे नहीं बोला कि गैस की जो किल्लत है। पूछ लेते हैं हाँ, ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है? देखिए, इन्होंने बात करी 1.5 लाख 2 लाख करोड़ की। हम आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। क्या ये पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के बारे में बात करेंगे? है तो सही, है तो सही, है तो सही, बिल्कुल बिल्कुल है तो सही। मैं आ रहा हूँ भाई, आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब। अरे मैं आप सबको बताता हूँ, आज मैं सबको बता देता हूँ। मैं सुनिए, सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, सारे गूगल खोल लो। मैं अभी कह रहा हूँ, सुनिए। अच्छा, आप बोलो, मैं बोलता हूँ, फिर बोलता। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, फिर मैं। सवाल क्या है? प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आम संकट पर नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 भाई, हाँ, बहुत बढ़िया, बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये एक मिनट, ये गरीब आदमी देखना, सर में तेल लगाया नहीं लगाया इसने, देखना जरा। गरीब कौन है? आप काम नौकरी करते हैं यहाँ पे? यहाँ नौकरी करते हैं आप या घूमने आए? पहले तो ये बताएं, आप नौकरी करते हैं? अच्छा ठीक है, हाँ, जनता से नहीं, ठीक। देखिए, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहा था। ये लोग जो खड़े हैं आज पश्चिम बंगाल के, भाई सुन लो, 2 मिनट दे दो मुझे बस भैया, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट सुनो। आज विषय पश्चिम बंगाल का है ना। आज इनसे पूछो, शेख शाहजहां शेख, उसके बारे में पूछो, जो एक पश्चिम बंगाल के कोने में अपना वर्चस्व चलाता था। और वो वर्चस्व चलाता था जिसको हिंदू बेटी जो घर ब्याह के आती थी, पहले वो उसके घर जाएगी, उसके बाद वो आएगी। पहली चीज सुन लो। आपको देखिए, संदेश खाली में जिस बेटी के साथ अन्याय हो जाता है, उस पर ये भारतीय जनता पार्टी चुनावों में सियासत करती है। लेकिन इनसे पूछिए कि केंद्र में सरकार इनकी थी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारी सुरक्षा एजेंसी, क्या जवाब है इस पर? देखिए, ऐसा है कि भाई जो बंगाल इलेक्शन है, आपने जैसे उन्होंने बोला है कि हुमायूं कबीर ने जो अलग पार्टी बना ली है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इनके साथ है। अगर बीजेपी हुमायूं कबीर के साथ होती तो क्या हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के लिए बोल पाता वहाँ पे? क्या बाबरी का नारा दे पाता? पहली बात, मैंने पहले ही बताया था आपको कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का लेफ्ट हैंड है, वो बाहर रह के रेडिकलाइज कर रहे हैं मुसलमानों को। सवाल तो अभी भी वही है ना कि हुमायूं कबीर कर किसका काम खराब रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं या ममता बनर्जी का कर रहे हैं? हाँ रितु जी, देखिए अभी जनता के बीच में से आवाज आई थी कि उनके मुद्दों की बात, और देखिए भाई यहाँ गर्म मुद्दा है, आप ही के मुद्दों की बात होती है, आपके रोजगार की बात होती है। और रही बात यहाँ, देखिए अभी एक भाई ने बात करी तो भाजपा के प्रवक्ता बिफर गए, एकदम बिफर गए वो। हाँ, और दूसरी बात भाई, इन्होंने 2 करोड़ 35 वर्ष नौकरियां देने की बात करी थी, अभी गए कह रहे थे कि 2 मिनट दे दीजिए मुझे। भाई आपने जब शुरुआत में आए तो 100 दिन मांगे थे आप लोगों ने, तो हमने आपको 11 साल से ऊपर हो गया सेंटर के अंदर। आपने भारत का जो कहा था कि काला धन लेकर आएंगे 100 दिन। आप समर्थन किसका कर रहे हैं? आप समर्थन किसका कर रहे हैं? ममता बनर्जी का? हाँ देखिए, मैं समर्थन करता हूँ ये सम्मानित जनता का, ये सम्मानित जनता का मैं समर्थन करता हूँ। मेरे लिए जनता सर्वोपरि है और मेरी पीस पार्टी के लिए ये सम्मानित जनता है और मैं इनका दिल से सम्मान करता हूँ। मैं भाई इनके देखिए रोजगार की भी बात करूंगा और इनकी सुरक्षा की भी बात करूंगा। मैंने अभी कहा कि इन्होंने 100 दिन का समय मांगा, वो जो स्विट्जरलैंड के अंदर हमारा जो देश के इन जनता का पैसा था, वहां जाके वो काला धन हो गया। कब लेने की बात की? ये वही नोएडा है जहां हम खड़े हैं, जहां हर समय सारे दिन जनरेटर चला करते थे।
ये वही नोएडा है, 5 बजे के बाद लुटाई हो जाती थी यहाँ पे। ये वही नोएडा है और ये वो लोग हैं, ये लोग जो हैं अगर दिल पे हाथ रख के कह दें कि इनके गांव में इनको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये जनता खड़ी है ना, ये दिल पे हाथ रख के कह जनता दें। से ही पूछते हैं, जनता के बीच चलते हैं एक बार, क्या कहना है, कुछ मिल रहा है आपको? भाई साहब ये कह रहे हैं, पहले तो मैडम कह रही थी करप्शन, सबसे ज्यादा करप्शन कांग्रेस में आई, ठीक, जो कहता था 1 रुपया डालते भाई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी रखेगा। सबसे ज्यादा कांग्रेस में आई, जो कहता था राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी के बयान है खुद, जो हम 1 रुपया डालते हैं 84 पैसा गायब हो जाते हैं, 14 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस में करप्शन रही, ठीक। और दूसरी चीज, ये नोएडा है, जो कांग्रेस सरकार थी, सपा सरकार थी, यहाँ शाम को 5 बजे के बाद लपड़ मार के मोबाइल छीन लिया जाता था। ये बीजेपी सरकार है। क्या कह रहे हैं? हमारा कहना यही है, नोएडा में थप्पड़ मार के छीनते थे, जैसे आप लोग रोड पे घूम रहे, तब जेल नहीं था, रोड पे घूम सकते थे, कोई भी छेड़ सकता था। अब क्या है, छेड़ना नहीं है, गलती है तो है। ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता से बिल्कुल आ रहे हैं। बंगाल चुनाव की बात होती है तो मैं आपको बता दी दूं कि केंद्र सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार का रोक के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बनाई। बंगाल के अंदर मैं आपको बता दी दूं, जो बार बार कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गए, इनसे पूछे मसूद अजहर, शेख हसीना को पनाह किसने दी? तारिक रहमान जब बांग्लादेश के पीएम बनते हैं तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि नरेंद्र मोदी जी जाकर के उनको बधाई देते हैं, फिर ये घुसपैठियों का रौनक होते हैं। तो बंगाल की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार बंगाल से विदाई ले रही है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विदाई ले रहे हैं भाई आप लोग। सरकार किसकी आ रही है? सरकार किसकी? सरकार आपको पता है किसकी आ रही है? सरकार देखिए AMIM, मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस के नेता है, बताइए ना। AIMIM क्यों आई है, मैं आपको बताती हूँ। सरकार किसकी उत्तर आ रही प्रदेश में है? AIMIM चुनाव लड़ी, पश्चिम बंगाल बिहार में में चुनाव ममता लड़ी, बनर्जी को किसको नुकसान पहुंचाया? उन्होंने विपक्ष को नुकसान पहुंचाया। गुजरात में क्यों लड़ती है AIMIM जाके? आप बताइए ना, AIMIM बिहार में चुनाव, बताइए। आप बताइए गुजरात में क्यों नहीं चुनाव टीएमसी का जन्म कहाँ से हुआ? टीएमसी का जन्म कहाँ से हुआ? चुनाव- टीएमसी का जन्म कहाँ से हुआ? टीएमसी का जन्म कहाँ से हुआ? भाजपा का जन्म कहाँ से हुआ? वही बता दूंगा कहाँ से। भाजपा का सारे नेता कहाँ से आए? या मैं तो आज तो कांग्रेस टीएमसी से के गए या बारे में तो पूछ सपा रहा हूँ। से आप गए। तो कह रही हैं। आप बताइए ना। आपको पता ही नहीं बिहार टीएमसी उत्तर का जन्म प्रदेश में एम आई तो वहाँ क्या बीजेपी हार गई? वहाँ जीती है। दूसरी बात, बंगाल में एआईएम का कोई अस्तित्व नहीं है, सब ये जानते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? हुमायूं कबीर क्यों जोड़ रहे हैं? किसको वोट काटने के लिए जोड़ दिया है? देखिए, मुसलमान हमेशा स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है। मुसलमान की वोट हमेशा एक ही पार्टी में जाके डलेगी। जब वहाँ पर ओवैसी की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी या कांग्रेस की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है समय के साथ, या फिर किसी और पार्टी की पोजीशन स्ट्रांग होती है, तब पूरी मुसलमान की वोट 27 से 30% फिर वहाँ डलेगी। अभी ये बहुत कमजोर है, ये सरकार केवल मुसलमानों के दम पे वो सरकार नहीं बना सकते, इसलिए पूरी मुसलमान की जो वोट है वो टीएमसी को ही जाएगी। ये ऐसी हवा में मतलब बातें कर रहे हैं। दूसरा, हुमायूं कबीर जो है ममता बनर्जी के लेफ्ट हैंड है, बाहर रह करके वो रेडिकलाइज कर रहे हैं मुसलमानों को, वोट जाएगी टीएमसी को ही। अरे ये तो बड़ा बात कह दिया। हाँ, अभी बिल्कुल सही कहा भाई ने कि भारत के अंदर मुसलमान कमजोर है। बिल्कुल सही, मैं इनकी बात मानता हूँ। सुन लीजिए भाई, इन्होंने पार्टी बोला ना भाई। अरे सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, कोई बात नहीं, आपने पार्टी भी कही तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी जाए भाई। भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं होती? मैंने ओवैसी की पार्टी की बात करी है, मैंने कांग्रेस की बात करी है, मैंने मुसलमान की बात नहीं करी है। मुसलमान कहाँ से वीक हो गया? जिसकी वोट 27 से 30% हो। भाई अभी वो आपने कहाँ से वीक हो गया? नहीं, अभी इन्होंने ओवैसी साहब की बात कही, ये लोकतांत्रिक मुल्क है। बिल्कुल। लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये नहीं कहना कि भाई हाँ की ओवैसी साहब मुस्लिम पार्टी से अगर इस तरीके का तर्क कर देंगे तो ये गलत है। नहीं, गलत है। भी मुसलमानों की रणनीति के तहत काम करती है और मुसलमानों के हित के लिए पीस पार्टी बनी है। और पीस पार्टी का कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है सबको साथ में चलने का। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। मुस्लिम वोट कांग्रेस से टीएमसी ले गई। झूठ बोलते हैं भाई, कितना झूठ बोलते हैं। पीस पार्टी प्रदीप जी झूठ बोल रहे हैं। पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार निषाद जी है प्रदेश अध्यक्ष। और मैं तो कहता हूँ मेरे पीस पार्टी के अंदर देखिए महानगर भी है, जिला अध्यक्ष भी है, सब है मेरी पार्टी के अंदर। और रही बात मुसलमान स्ट्रांग है ना वेस्ट बंगाल में, तभी डिफरेंट पार्टीज उनको पीस करने में लगी हुई हैं कि हमारी तरफ आइए, हमारी तरफ आइए। मुसलमान कहाँ से वीक हो गया? अब सुन लीजिए, अब एक चीज और, यहाँ पे एक भाई ने देखिए बात कही थी तो मैं इनको बता दूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाई जब $1 सुन लीजिए, एक डॉलर के कितने में हमारे 61 रुपए के करीब $1 हुआ करता था। तो जब हम देखते थे मीडिया पे एक कार्टूनी फिल्म चलती थी कि हमारा जो रुपया कैसे नीचे लुढ़कता हुआ आता था वो वीडियो। लेकिन भाई आज जब हमारा जो है रुपया ये $1 में 94 जनता कैसे मान रही है वो भी तो जानना है। $1 में 94 रुपए, तो बता दीजिए भाई, बजाओ ताली इस बात पर। आज हमारे रुपए की क्या हालत हो रही है उसमें बात हुई है आप लोग। उसी हिसाब से सैलरी की भी तो ग्रोथ हुई है। 17,000 रुपए पर आदमी है सैलरी, पहले 4,000 सैलरी थी आदमी की, 6,000 सैलरी थी।
8 थी, इससे ज्यादा सैलरी नहीं थी। और एक चीज और, अभी देखिए भाजपा के एक मंत्री ने एक बयान दिया था, उन्होंने नमाज के लिए भी कहा था कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बिल्कुल सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हमारे लिए मस्जिद है, ईदगाह है, हम बिल्कुल उसी में नमाज पढ़ते हैं। और रही बात ये कि जब ये बात ये कहते हैं कि भाई कि मुसलमानों के रोजगार का बहिष्कार करो, इनका ये, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि भारत की आबादी जो मुसलमान है भाई सबको 1 महीने की छुट्टी दे दीजिए, वो काम नहीं करेंगे। और फिर देख ले शेयर मार्केट और इकोनॉमी कैसे नीचे आती है। देखिए ये जो चीजें पीस पार्टी की बातें जो लंबी जंबी चल रही हैं, ये मुद्दों विषय पे चलते नहीं है। पश्चिम बंगाल की देखिए आवाज एक किसी की नहीं आई, क्योंकि अगर आप टॉपिक पश्चिम बंगाल का अगर रखा है, टॉपिक तो पश्चिम बंगाल का ही है, पर इधर उधर जाएंगे ना। इधर उधर यूं भाग रहे हैं ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विषय में कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे भाई ने बोला ना कि मुसलमानों का वोट किस तरीके से एक साइड कर रहा है, किस स्ट्रेटजी वोट कैसे कर रही एक ही है। पार्टी को डालेंगे। अभी टीएमसी को ही जाने वाली है, हुमायूं कबीर जो है लेफ्ट हैंड है, रेडिकलाइज करें मुसलमानों को। और मुझे मेरा जवाब अभी तक नहीं मिला है, वोट किसका कट रहा है, ममता बनर्जी का, बीजेपी का? हाँ नहीं देखिए भाई, जहां पर अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा जैसे हुमायूं कबीर है, तो जाहिर सी बात है कम से कम 1500-2000 अगर वो वोट काटते हैं मुस्लिम, तो ममता बनर्जी को नुकसान होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। भाई ओवैसी साहब भी वहां पे खड़े, जो भी कैंडिडेट होता है आपने देखा होगा कि बहुत से प्रत्याशी कितने 500 वोटों से हार जाते हैं, 1000 से हार जाते हैं, लेकिन दूसरी जो कैंडिडेट होते अच्छा, हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली, बाबरी पर उन्होंने कॉल रखा था, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कहा था, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया पर कार्रवाई नहीं की, तो साइलेंट तौर पर तो उन्होंने कहा ना कि ठीक है आप पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। ये लीपा पोती नहीं है तो फिर क्या है? हाँ रितु जी देखिए, अभी आपने कहा कि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, भाई वहीं पे एक नेता थे, उन्होंने राम मंदिर की भी बात करी, तो हम ये कहते हैं मस्जिद और मंदिर से बाहर निकल कर आप लोग आए। भाई देश के विकास के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं और देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए भी तो आपको आगे आना चाहिए, या अभी तक मंदिर और मस्जिद के बीच में ही रहेंगे? सवाल मेरा आपसे ये है कि हम देख रहे हैं कि 182 सीटों पर, साथ में AIMIM और जो हुमायूं कबीर की पार्टी है जनता उन्नयन पार्टी, वो लड़ने वाली है, लेकिन इससे फायदा किसको होगा, नफा नुकसान किसको होने वाला है? बीजेपी क्या इसका फायदा ले जाएगी, इसमें एडज ले जाएगी, और क्या टाटा बाय बाय ममता बनर्जी का? देखिए निश्चित तौर पे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्दबाजी होगी कि हुमायूं कबीर और AIM का जो गठबंधन है वो अपनी जो मजबूती है, चाहे हम 4-5 सीटों में जो 2021 के चुनाव हुए थे उसमें जिस तरह से जो है AIM लड़ी थी और उनको 50 से 60 हज़ार वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले थे, उसकी मजबूती को देखते हुए अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 10 से 12 सीटों पे हम ये रुझान मान सकते हैं कि मजबूती आएगी, पार्टी आगे अपना कद बढ़ाना चाहेगी। जिस तरह आपने देखा बिहार चुनाव में, चाहे हम सिवान की बात करें, धीरे धीरे उनकी जो मजबूती हुई, आज 5 से 6 सीटें वहाँ पे हैं, चाहे महाराष्ट्र की और बात वहां पे करें। भी तो बोला था वैसी बी टीम है। नहीं, बी टीम का जो कहना का जो तात्पर्य आपका है वो कहाँ पे नहीं कहा जाता है। चाहे हम यहाँ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बसपा को बी टीम बताया जाता था, आज बसपा जो है सपा को जो है बी टीम बताती है भाजपा की। तो ये राजनीतिक एक कमोबेश एक कटाक्ष है जो हर पार्टी करती है, जो विपक्ष के लिए जो करती है। देखिए बंगाल में चुनाव है, AIMIM मैं आपको बता देती हूँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, बिहार में चुनाव लड़ी थी, 20 सीमांचल की सीटों पर लड़ी थी, 5 सीट जीत गई। किसको नुकसान किया इन्होंने? विपक्ष को नुकसान किया। तो जब अब बंगाल में चुनाव है और AIMIM और हुमायूं मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं और सीधा सीधा इसका नुकसान TMC को करने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम वोट्स को काटेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो है जो बंगाल के अंदर बोलती है कि घुसपैठियों का मुद्दा वो लेकर के आते हैं, बंगाल के अंदर वो बार बार इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं कि वहां पर रोजगार जो है वो नहीं दे पा रही, वहां पर जो है मैनेजमेंट अच्छा नहीं है TMC की सरकार, लेकिन बार बार दीदी वहां से जीत रही हैं। और पिछले चुनावों में भी नरेंद्र मोदी जी वो है जो ओ दीदी करके आए थे। तो इस बार में इनको ध्यान रखना चाहिए कि SIR के नाम पर जब आप वहां की जनता का वोट काटने की राजनीति करेंगे और आप सोचेंगे कि बंगाल में आप चुनाव जीत जाएंगे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। जनता का वोट ECI काटता है, ना कि पार्टी काटती है। 60 लाख वोट कट गए, 40 लाख सस्पेंडेड है अभी। भाई 1 करोड़ वोटर ना किसी भी पार्टी के सरकार का फ्यूचर तय करते हैं, छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, बहन जी कह रही हैं कि भाई हुमायूं कबीर, अरे हुमायूं कबीर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा है, 3 से, उसको अपनी जीत का कॉन्फिडेंस तो है नहीं, वो कहाँ से वोट से घटा देगा। दूसरी बात, क्यों 3 सीट से लड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल विपक्ष जो है वो इस तरीके का आरोप लगा रहा है कि अगर ओवैसी और साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो वो विपक्ष का नुकसान करता है, बल्कि राजनीति में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। दूसरी बात कि अगर वहाँ पर जैसे बिहार की बात इन्होंने करी, 5 सीटों पर चुनाव जीता, तो जिस तरीके से मुस्लिमों ने कॉन्सोलिडेट होकर के ओवैसी को वोट किया और वो नुकसान
सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा होता तो पोलराइजेशन होता तो भारतीय जनता पार्टी निकल सकती थी, हाँ। लेकिन पूरा का पूरा हिस्सा अगर विपक्ष पे इतना भरोसा होता मुसलमानों का तो वो विपक्ष को वोट दे करके ओवैसी को क्यों दिया? सबसे पहला सवाल ये। तो 90% वोट 80% वोट कंसोलिडेट पर ये हुमायूं कबीर ये इतना बड़ा दावा कर देना कि अगर एक मुसलमान चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो चीजें खराब हो जाएंगी, खुद डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे, ये उन्होंने पुष्ट कर दिया कि मैं ही बनूंगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। देखिए बिल्कुल मुसलमानों को रिझाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि जब चुनाव आते हैं, पॉलिटिक्स में जब राजनीति में जब चुनाव आते हैं तो पॉलिटिकल स्टंट सभी पार्टियां खेलती हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने खेली है। तो बिल्कुल अगर हुमायूं कबीर इतने ही कॉन्फिडेंट होते तो वो 3 सीट पर चुनाव क्यों लड़ते? ठीक है, 2 पे मैक्सिमम 3 पे तो बहुत रेयर ही इसका तो होता जवाब है अमित कि जी से लेना है मुझे। 3-3 सीट से लड़ रहे हैं भाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। देखिए अब ममता बनर्जी भी लास्ट टाइम जो है नंदीग्राम से भी लड़ी, भवानीपुर से भी लड़ी। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि जब सीटों का जो घोषणा हुई तो उसमें देखिए हारना जीतना आपकी तो नरेंद्र मोदी भी चुनाव जब लड़ रहे थे तो उसके बाद फिर उन्होंने क्यों 2 जगह से सीटें भरी थी? आप बताइए। तो दोनों तो जीते थे। नहीं आप देखिए, आप जनता है, मैं आपकी बात, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझिए, जब कोई एक पक्ष विपक्ष 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो हमेशा उंगली सिर्फ अपनी तरफ नहीं उठानी चाहिए। आपके नेता, आपके बड़े नेता, उन्होंने क्या किया है उसके पीछे आप उसको भी समझिए। तो पर आप अपना पक्ष रख रहे हैं तो ममता बनर्जी पर, हुमायूं कबीर पर भी तो बोलिए। अरे बंगाल पर रहिए पहले, बंगाल पर रहिए। देखिए रितु जी, बंगाल की जो हम बात कर रहे हैं, लगातार 3 बार से जो है 11 साल 12 साल नरेंद्र मोदी साहब की जो है पूरी एक कायनात उनकी थी, पूरी तरीके से उनका काया पलट चल रहा था। उस सत्ता लहर में भी जो है लगातार ममता बनर्जी जीत रही थी, और अभी भी आपने देखा होगा। तो फिर अब क्या हो गया? आप क्यों डर रही हैं? आप क्यों डर रही हैं? कितने सर्वे आपके मीडिया बंधुओं ने कितने सर्वे किए हैं जहां पे आज भी जो है, आप एक मिनट बात को पूरा होने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जब वहाँ पे जो है सर्वे हो रहे हैं, लगातार वहाँ पे जो जनता है वो ये कह रही है कि ममता दीदी ही आएंगी। ममता दीदी आएंगी, हाँ। इस इलेक्शन में ममता जी ने पहले तो देखिए हुमायूं कबीर को निकाला, अब उनका विरोध भी कर रही हैं, अब मंदिरों पे भी आ गई हैं कि मैं मंदिरों का उद्घाटन कर रही हूँ, तो डर है। दूसरी बात, ममता जी ने फेक वोट के द्वारा इलेक्शन जीता है, बूथ हैकिंग होती थी, बदमाशी चलती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का होल्ड बहुत मजबूत था। इस बार क्या हो रहा है? इस बार को तो बहुत चीज है, 6 फेज में से 2 फेज कर इस दिए। पर तो जवाब चाहिए तनु जी। इस बार ममता दीदी को क्यों याद आ गई है मंदिर बनवाने की, उद्घाटन कराने की, शिलान्यास कराने की? देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी को चुनावों में याद आ जाता है मंदिर खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मस्जिद, जो मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी जैसे बयान देते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ठीक वैसे ही चुनावों के अंदर जब भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी करोड़ों का शिलान्यास कराते हैं, करोड़ों की परियोजनाएं दिलाते हैं स्टेज जाकर के। मोदी जी की आइडियोलॉजी ये है कि वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटेंगे। तो सुन लीजिए, धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके राजनीति करना चाहते हैं। मोदी जी की आइडियोलॉजी है, मानते हैं ना आपकी बात? मोदी जी मंदिर की बात करते हैं, पर वो शुरू से करते हैं ना, हम तो एकदम से अब्रप्ट नहीं हुआ। ममता जी एकदम से कहां से आ गई हिंदुओं के पक्ष में? जो दुर्गा पूजा बंद करने वाली थी वो मंदिर का निर्माण करवा रही है। डर है इस बार हार जाएगी, डर है। देखिए, इनको ये लगता है कि सिर्फ धर्म की बात सिर्फ यही कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद की बात सिर्फ यही कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं तो कितने साल कांग्रेस की सरकार रही, ना मंदिर पर आपत्ति हुई, ना मस्जिद पर आपत्ति, लेकिन जब से बीजेपी आई है। एक सवाल आपका जनता से, जनता सवाल पूछना चाह रही है। मैडम अभी बोल रही थी कि जो पार्टी है वो बी टीम का काम करेगी, तो इसका मतलब आपका क्लियर है कि ममता जी को सिर्फ मोमडन वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोटों का डर है सिर्फ ममता जी को। दूसरी चीज ये जो कह रही है आपत्ति, फिर आपत्ति नहीं है, ये रामनवमी की रोक क्यों लगाती उस पे? जो हमारी रामनवमी की रथ यात्रा जो भी निकलती उस पर रोक क्यों लगाती थी? जब विसर्जन होता था, विसर्जन को रोक दिया जाता था, मुहर्रम पहले मनाएंगे। और ये बोलकर आप ये साबित कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि 2014 से पहले आप लोग पूजा नहीं कर पाते थे, आप लोग जो है रैलियां नहीं निकाल पाते थे, लेकिन इस देश ने देखा, किसने कहा, फोटो वीडियो देश भर में जो रैलियां निकल रही है, नवरात्रि हो रही है, वो पहले भी कर पाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये शांतिपूर्ण तरीके से धर्म और राजनीति अलग अलग थे, और आज राजनीति में धर्म को लेकर के ये लोग आ गए हैं, इसलिए आपकी देखने का चश्मा बदल चुका है। चश्मा ठीक करिए। और कुछ पंक्तियों से मैं अपनी बात कह देती हूँ कि श्री रामचंद्र कह गए, सियासत से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा, ये जाति पर बंटवाएगा, और बेटियों बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को चाहेगा वो शिक्षा को पाएगा, उसको ये मार भगाएगा। ऐसा कर वैसा कर जब 47 में पाकिस्तान बना तब मोदी थे, तब किसने धर्म के नाम पर राजनीति करी? कांग्रेस ने करी। कैसे मान लिया नेहरू जी ने
कि वो इस बात पे सहमत है कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं? क्या नेहरू जी चुने हुए प्रधानमंत्री थे? नहीं, अंग्रेजों ने बिठाया था। संविधान तो 1950 में लागू हुआ है जब भारत बन गया था। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे राजी हो गए भारत के टुकड़े करने पे, बताइए? क्या वो अगर ना मानते तो विभाजन नहीं होना था? कुछ ना कुछ जो है व्यवस्था बन जाती, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती। ये कह रहे हैं कि हम जो है हिंदुओं की राजनीति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम बिल्कुल हिंदुओं के पक्षधर हैं, स्पष्ट कह रहा हूँ, चैनल पे कह रहा हूँ। सुन लीजिए, पहले चीज साफ कह रहा हूँ। मोहम्मद अली जी भाई मैं कह रहा हूँ कांग्रेस, इन्होंने प्रमोट किया। सर एक सेकंड, कांग्रेस ने अभी सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ा अभी इन्होंने रोजों का वो रखा, इफ्तियार पार्टी रखी, हर उसमें रखी। तेलंगाना की सरकार ने तो 813 मस्जिदों के अंदर वो दिया। मैं सर एक सेकंड, मैं पूरा नहीं, मुझे बोलो तो दीजिए सर। मुस्लिम, अरे सर आ तो इधर ही आ जाइए। मुस्लिम लीग के साथ जो है आपकी पार्टी की सरकार क्यों चल रही थी? भारतीय जनता पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस हुआ करती थी। केवल एकमात्र पार्टी होती थी देश के अंदर आजादी के टाइम में। कौन सी? जब दंगा हुआ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कहाँ से आई? तृणमूल कांग्रेस कहाँ से बनी? शरद पवार ने पार्टी क्यों बनाई? कहाँ से निकल के बनाई? स्वार्थ नहीं, कहाँ से निकली? स्वायत्त अधिकार है। कांग्रेस की नीतियों के चक्कर में ये सब प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा है। ये प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा है, थ्योरिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं आ रहे हैं। प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं ना। आप राम का नाम ले, अरे हम कहते हैं जय श्री राम, और बिल्कुल राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे भाई? जो हमने माता दी, आप ये बताइए भाई, हमारे हम तो सब सिलेंडर आपको यूक्रेन भेज दें, आपको इराक भेज दें, ईरान भेज दें। सिलेंडर लेके सिलेंडर रिक्शे में सिलेंडर रखवा के ईरान भेज दें, आपको भरवा लाएंगे ईरान से। ईरान भेज दें क्या? पहले पढ़े लिखे आदमी देखे, चलो ये नहीं पता क्राइसिस काय का चल रहा है, क्राइसिस काय का चल रहा है ये नहीं पता। बताओ आपको पता नहीं? आपको कितना पेट्रोल दिया आपने? अगर कांग्रेस अच्छी होती ना, कांग्रेस अच्छी होती तो कुओं के अंदर से सोना निकलता। नहीं होती तो आप नहीं होते। ये बात तो आप जैसे अभी सर कह रहे हैं गैस के लिए दिक्कत चल रही है, ये कांग्रेस शासन में भी मैं बताता हूँ, जैसे आज की डेट में लाइन लग के गैस मिलती है, कांग्रेस शासन में भी लाइन लग के गैस मिलती थी। न तो कोई क्राइसिस थे, न कोई युद्ध था, न कुछ था, लेकिन सिलेंडर लेके फिर भी लाइनों में लगना पड़ता था जनता को। ये क्या था? हाँ। कि जब हमारे रिश्ते ईरान के साथ अच्छे थे तो इस देश का प्रधानमंत्री 2 बार इसराइल क्यों गया? एक जिसका जिक्र स्क्रीन फाइल में, और दूसरा जब देश में युद्ध शुरू हो गया, राहुल गांधी पे जवाब नहीं दिया। हाँ बता रहा हूँ, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। देश के प्रधानमंत्री जितनी यात्राएं करी हैं वो देखा है कि रशिया से कैसे बच्चे निकाले, यूक्रेन से कैसे निकाले, वो देखिए। मैं पूरा करने दीजिए। इसराइल की बात, अगर इसराइल से अगर हमने दोस्ती करी और 2 बार गए तो ऑपरेशन सिंदूर में उसका बेनिफिट देखा। तीसरी चीज मैं पूरी कर रहा हूँ। मुझे तो आपने एक मिनट, नहीं जवाब देता रहा हूँ आपको, आप ही के बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। तो भाई अगर इसराइल हमारा दोस्त है तो गए, रशिया हमारे दोस्त से तो आया, हमारे गल्फ कंट्री से है तो आज बेनिफिट मिल रहा है। सुनते रहिए, मैं पूरा कर रहा हूँ। एक सेकंड, मुझे तो एक बात बता दीजिए। अरे उसी दोस्ती का तो फायदा है, जहाज निकल बहुत फायदा है। मैं सुन लीजिए, अमेरिका क्या करता है? जब हमारे बच्चे वहाँ फंस जाते हैं, हमारे बेटियों भाइयों के हाथों में जंजीरें बांध करके राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, अरे राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका, तो 29 दिन का राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं खुश करने के लिए। दिन का तेल हम खरीद सकते हैं, तब ये नहीं बोलेंगे। और इनकी विदेश नीति इतनी फेल है कि आज अगर वो इजराइल में गए होते तो देश में तेल की इतनी किल्लत नहीं होती। आप जरा बंगाल पर आइए। ममता बनर्जी जा रही है, नहीं जा रही है, बताइए। नहीं बिल्कुल, ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ममता बनर्जी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो आम जनमानस है उनके दिल में बसती हैं। और जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, जिक्र किया कि जितने भी मीडिया सर्वे आए हैं, जितने भी आम जन सर्वे आए हैं, उसमें कहीं पे भी किसी भी पॉलिसीज को लोगों ने नकारा नहीं है। लोगों ने कहा है कि यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम हुए हैं, स्कूलों में काम हुए हैं। और उस जो अब जनता के बीच एक बार मैं जाना चाहूंगी, जनता से पूछ लेते हैं कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल में किसको देख रहे हैं? ममता बनर्जी दोबारा आ रही हैं? बिल्कुल पत्ता साफ है ममता बनर्जी का। विदा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नंदीग्राम से गई थी, इस बार भवानीपुर से भी गायब होने वाली हैं। वो भवानीपुर से भी जा रही है? जाएंगी। तो ममता बनर्जी तो पिछली बार वहाँ से खड़ी हुई थी, नंदीग्राम से ना, भवानीपुर से भी खड़ी। हाँ, तो भवानीपुर से भी साफ होने वाली है इस बार। अच्छा, वहाँ से भी साफ होने वाली हैं। आपका क्या मानना है? ममता बनर्जी ला रही है इस बार? जा रही है। ये लोग तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, इधर भी जान लेते हैं जी। देखो जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कांग्रेस वालों से, जैसे मैडम कांग्रेस की है, मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ, दरअसल क्या हुआ है कि राजस्थान में सचिन पायलट की बदौलत
वहाँ पे सरकार आई कांग्रेस की, हाँ, कांग्रेस और से सवाल। कांग्रेस ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आप सुनो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ कांग्रेस में वो ऐसा शख्स है कि जो प्रधानमंत्री का दावेदार है, प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस की सरकार चाहे कितना ही जोर लगा लो, 10-20 साल 50 साल, अगर सरकार आएगी तो सचिन पायलट की बदौलत आएगी, नहीं किसी की बदौलत नहीं आवे। उसका नाम रख दो, एकदम सरकार आ जाएगी, चाहे कुछ भी है। कांग्रेस देखिए, सचिन पायलट जी एक बेहतर नेता है जो युवाओं को आगे करते हैं, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी तय करेगा कि कौन चेहरा होगा। और मुझे लगता है कि देश के जो एलओपी है राहुल गांधी जी, आज वो एक सबसे बड़ा चेहरा है देश के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि राहुल गांधी जी देश में जो हर जनता के मुद्दों, आलू से सोना की बात इस देश के प्रधानमंत्री ने की थी, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली थी। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, कैमरे पर कि आप वो वीडियो दिखाइए, वो किसने कहा था, वो किसने कहा था। अरे आपको नहीं पता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या ये किस्सा नहीं है, जो साइड में बोल देता है वही वो बोलता है। देखिए, उसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाए बैठे हैं। यही कांग्रेस के सर्वनाश का कारण है। जब तक राहुल गांधी बैठा है ना, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं ऑन कैमरा भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी नेताओं को चैलेंज करके ये बोल रही हूँ कि वो वीडियो दिखाएं। आलू से सोना निकालने की बात इस देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी, नाले से गैस निकालने की बात इस देश के ये प्रधानमंत्री किस्सा है मध्य प्रदेश का, जब कपिल जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री जज बनना जा रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि जहाँ इस मध्य प्रदेश के अंदर आलू बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा उगता है। बोला जिस खेत में आलू उगता है उस खेत में हम फैक्ट्री लगाएंगे, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। मोदी जी का बयान था। और ये भी बोला था उन्होंने कि यार एक जगह टमाटर ज्यादा उगता है, यहाँ टमाटर की फैक्ट्री में लगाए, कहाँ खेतों में लगा देंगे जहाँ टमाटर उगता है। नाले से गैस निकलेगी, नाले से गैस निकल के इनकी कैबिनेट खाना क्यों नहीं बनाती? सिलेंडर के जब दाम बढ़ गए तो बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल हमने तो नाले से गैस आज निकालने की बिल्कुल कोशिश की, गंदगी बाहर आ रही सही थी। बात है, बताइए अब मैं बता देता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात कही है, नाले से गैस वाली बात। देखिए, ये देश की प्रगति के लिए आज जो सौर ऊर्जा के जो हमने सौर घर निकाले, नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं उसके लिए देखिए, ये किसान लोग खड़े हैं आज हर जिले के अंदर, हाँ हर जिले के अंदर आज डॉक्टर बैठा है, आप मिट्टी चेक कराइए, आपकी मिट्टी में क्या उपज होगी वो बताएंगे। वो एक बार निकालेंगे। हाजिर नाजिम, हाँ। इतने सारे मुद्दे, लेकिन इधर धार्मिक पिच तो तैयार हो रही है ना, इस बात से तो आप नहीं रखेंगे। रितु जी देखिए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, वो लोग थे एसआईआर में, उनके ध्यान नहीं कर पाए इसलिए उनके नाम कट गए। अब मैं बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था कि मैं आपके चैनल पर हूं, क्योंकि मेरी जागरूकता थी, आप वहां से मेरे पास चले आए। अगर इसी तरीके से एसआईआर में वो लोग भी जागरूक होते तो उनके नाम नहीं करते, अपने डॉक्यूमेंट जमा करते, इसलिए उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देखिए। उसके अलावा मैं कहता हूं कि 12 राज्यों के अलावा और जितने राज्यों में एसआईआर हो, सब भैया अपने जागरूक रहे, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। और रही बात, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी मोदी या किसी के अंडर नहीं आता, वो एक संवैधानिक संस्था है और इंडिपेंडेंटली अपनी जो है वो मैंने क्या कहा, सर्वेक्षण करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मत देख रहे हैं आप लोग, मैंने क्या कहा, मैं बिल्कुल आपका, मैंने एसआईआर के लिए कहा, जागरूकता के लिए कही है कि अगर वो जागरूक ना होते कटेंगे तो वोट ना करती, तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसे कर दी, पश्चिम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करी होगी, आपका पश्चिम बंगाल का सुनवाई का मौका भी दिया होगा। पश्चिम बंगाल का टॉपिक था तो मैं पश्चिम बंगाल पे ही कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्वे करता है ना, तो वो जुडिशियल कैपेसिटी में करता है, सुनवाई का मौका भी देता है, व्यक्ति को ऐसे नहीं काट दिया कि आज हाँ जी तुम्हारा वोट कट गया। क्या मैं बताता हूँ, मेरे छोटे वाले भाई की वाइफ के साथ नोटिस आया, नोटिस आने के बाद आपको तारीख दी गई, आप जाइए ब्लॉक जाइए, आप वो तारीख नहीं मिलती है तो फिर बीएलओ आपके घर आएगा, बीएलओ ने पता किया तब भी नहीं क्लियर हुआ, 30 दोबारा से फिर नोटिस आएगा, 3 बार आपको चांस दिया। प्रोसीजर तो हुआ ना 3 बार। हाँ देखिए भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, नाजिम खान के नाम पे भी नोटिस आया, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद नाजिम खान के पास भी नोटिस आया। मैं जाके अपने बीएलओ को जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे चेक कराए मैंने, भाई मैं जागरूक था इसलिए मैंने ये काम करा लिया, लेकिन मेरे और भी भाई है जो जागरूक ना हो, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर वो जागरूक हो जाए तो उनकी वोट बच सकती है, उनकी उपस्थिति। अरे वो कह रहे हैं आपके हिसाब से फिर क्या जनता बेवकूफ है? जनता बेवकूफ है कह रहे हैं, जनता बेवकूफ। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने नहीं कहा जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ यही लोग कह रहे हैं। हाजी नाजिम तो समझदार है, जनता बेवकूफ है, सवाल इनका। लोगों ने मुद्दे उठाए, लोग लड़े भी, ऐसा नहीं है, अपनी वोट बचाइए। कहाँ बचाइए? अरे अगर विपक्ष नहीं होता तो वोट कट जाती लोगों की। अरे फार्म नंबर 7 को देख लीजिए आप लोग, अरे बिल्कुल
विपक्ष पावर नहीं है। विपक्ष की पावर ये नहीं है। जनता अरे विपक्ष और होते इलेक्शन तभी कमीशन ऑफ जनता इंडिया के का मैटर सवाल होते हैं, है। जनता इसमें के सवाल विपक्ष का सरकार कोई मुद्दा पूरा नहीं करती है। बिल्कुल, ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जुडिशियल कैपेसिटी में वोट काटता है, एक वहाँ पे कोर्ट की तरह बैठता है वो। ये जनता और ईसीआई का मैटर है, इसमें पक्ष विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ देखिए, मैं छोटी सी बाजी में पीस पार्टी चुनाव लड़ती है ना, लड़ती है भारतीय जनता पार्टी में लड़ती है, कांग्रेस में लड़ती है। सर एक सेकंड लूंगा भाई मैं। हाँ तो मुझे बताइए, जो SIR का मुद्दा चल रहा है, क्या हर साल आप वोट बनवाते हैं जनता के, नहीं बनवाते? आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दूसरों के समय में भी अतिक्रमण कर रहे हैं। ये अतिक्रमण है। आप अपनी जगह को छोड़ के बार-बार आपको बुलाया नहीं गया, ये अतिक्रमण है, यही अतिक्रमण है। भाई प्रतिक्रिया चलती है, 1 महीने वोट बना चलती है, हमारे BLA काम करते हैं, हमें बुलाया गया है। दूसरे पार्टी के नेताओं को लाइए और अपने पार्टी में जो है वॉशिंग मशीन से धुलिए। शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो है, आप उनको जो है पश्चिम बंगाल में जो है मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रहे हैं। पिछले 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हो गए हैं, उस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव में पूरे प्रदेश का वो नेता नहीं बन पा रहे हैं। अब इनकी भी समस्या जान लेते हैं, अब इनकी भी समस्या जान लेते हैं। हाँ। देखो जी, मेरे 2-3 सवाल है, ना तो किसी पार्टी से है, यहाँ जो बात चल रही है उसी का मुद्दा मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है जी। पहले तो मेरा सवाल मैडम जी से है, जो मोदी को अगड़म सगड़म ये बहुत देर से चल रही। तो पहली चीज तो यू जी, कांग्रेस तो सतबेजड़ी है, विदेशी भी है और देसी भी है। इसकी तो जड़ ना पता ना भुलंग पता। भाई सब पता, मैं ये कहना चाहूंगा कौन कैसा है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस का कोई खिलाफ, ना मैं कोई बीजेपी का समर्थक, जो बात है वो सच बता रहा हूँ, ठीक है जी। कांग्रेस का तो मुद्दा ही सवाल पे आई सवाल। अब सवाल की बात करूँ, अब सुनो, सवाल पूछ रहा हूँ, रुक जाओ, अभी सवाल ही पूछ रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ हिंदू की और मुस्लिम की फलाने की ढिगड़े की चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वो था इन्फ्लुएंसर, मुस्लिम था वो मुस्लिमों की कुछ चीजें सच्चाई बता रहा था। सलीम वास्तिक। हाँ, उसके भाई साहब इतनी बुरी तरीके से मारा है, उसके चक्कू नाड़ भी काट दी, और भैया उसके चक्कू ठीक है, सवाल पहले मैं इनका जवाब दे दूं। जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल नहीं उठा सकते, तो ये लोकतांत्रिक देश है, अगर कुछ गलत लगेगा तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। और ईडी सीबीआई भी संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो क्या करती है, वो विपक्ष पर जो है छापे मारती है। शुभेंदु अधिकारी जो इनके, इनसे पूछिए कि जब स्कैम में उनका नाम आता है उसको अपनी वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, तो उनके घर क्यों ईडी सीबीआई नहीं भेजते? उनको तो अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो अगर आप जितने लुच्चे हैं उतने उच्चे हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फरसा वाले बाबा की हत्या हो गई है। आम रोड पे जो है वो गौवंश, इनका प्रशासन इतना एक्टिव है कि गौरक्षक दलों को जो है रोड पे जो है रोज पंचर करने पड़ रहे हैं ट्रक। बयान भी गलत दिया, लेकिन इसमें मैं बोलूंगा, उन्होंने एक बयान भी गलत दिया कि गौरक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं वो है, क्या कहते हैं वो, प्रधानमंत्री ने कहा ये माननीय सवाल ये, अरे रुकिए, सवाल ये कि ममता बनर्जी, उनकी विदाई हो रही है नहीं हो रही है, बंगाल पर आई है। हाँ रितु जी, देखिए अभी आपने कहा कि ममता दीदी की विदाई हो रही है नहीं हो रही है, ये सम्मानित जनता तय करेगी। सम्मानित जनता का जो मन होगा वो आपको 4 मई को और सियासी पिच तो आप ही लोग तैयार कर रहे हैं ना। देखिए सियासी पिच में तो देखिए पीस पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही, वो इससे, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। और सुन लीजिए, अभी आपने कहा भाई देखिए हाजी नाजिम खान को भगवा से मोहब्बत है, हाजी नाजिम खान को भगवा से मोहब्बत है, लेकिन भाई आपको हरे से नफरत है, आपको हरे से नफरत है। हाजी नाजिम खान को भगवे से मोहब्बत है, इसलिए यहाँ आपने पहन कर खड़ा, लेकिन भाई हरे से आप लोगों को नफरत है, इसलिए आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और रही बात ये, मैं फिर एक बार नहीं, इसी खुशी के साथ ममता बनर्जी के लिए भी बोल दीजिए, वो क्यों नहीं भगवा पहन के घूमती हैं फिर? देखिए भाई वो सनातनी है, सनातनी लोग सनातनी पे उंगलियां उठा रहे हैं। हाजी नाजिम खान मजहब इस्लाम को मानने वाला है, वो सनातनियों पे उंगली नहीं उठाता, सनातनियों को अपने गले लगाता है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके का तर्क देते हैं कि किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं, वो गलत है। और देश के देखिए, और रही बात ये, मैं फिर वही कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, तो फिर सिर्फ टिकट मुसलमानों को क्यों दे रहे हैं? हुमायूं कबीर और AIMIM। हुमायूं कबीर कौन था? हम लोग तो नहीं जानते भाई, हम तो जब जानते थे कि वो कभी कांग्रेस में थे, कभी बीजेपी में थे, और फिर उसके बाद टीएमसी में आए। टीएमसी में जैसे उन्होंने बाबरी मस्जिद का मामला उठाया और वो करा, ममता दीदी ने उन्हें बाहर कर दिया। सवाल ये, वो कह रहे हैं कि आप ही लोग बांट रहे हैं भैया, आप ही लोग डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, ममता जी की सरकार जो है हमारे कहने पे चल रही है। आप तो भगवा तो आपके कलर में दिखाई दे नहीं रहा। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूँ पीस पार्टी अपना मैनिफेस्टो ठीक करे। पहले चीज तो पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने परिवर्तन सोच लिया है।
हम तो चुनाव पहली बार लड़े 2021 के अंदर, और इतनी मजबूती से लड़े कि आज हमारे 70 से प्लस विधायक हैं, और इस बार हम सरकार पश्चिम बंगाल में बनाएंगे भी, और ऋण मजबूत संकल्प के साथ हम चुनाव भी लड़ेंगे। हमें पता है कि ममता बनर्जी के राज के अंदर पश्चिम बंगाल में रक्त भरी राजनीति है, वहाँ रक्त बहा, बिल्कुल रक्त भरी राजनीति है जो ममता जी पसंद करती हैं। हाँ, रितु जी देखिए, मेरे भाई ने जैसे गैस की बात करी थी तो भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा कि आपको ईरान भेज दें, वहां से गैस भर लाए। अरे हमारे देश की कूटनीति विदेश नीति तो स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे भारतीय भाई को तुम ईरान क्यों भेजने की बात कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि ईरान जाइए। क्या मेरे भारतीय भाई को नहीं पता कि क्राइसिस चल रहा है? क्या मेरे भाई को नहीं पता कि जो प्रॉब्लम विदेश से चीजें आती हैं उसमें रुकावट हो रही है? अरे भैया, आप ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट क्यों चले जाते हैं? आप सवाल पे, बंगाल पे रहिए ना। जिस बंगाल की हम बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल था, उस पर आपने शायद जवाब नहीं मांगा इनसे। मेरा ये सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हो चुके हैं, अभी तक जो है पश्चिम बंगाल में अपना एक प्रदेश लेवल का कोई भी लीडर उनके पास नहीं है। आयातित नेता आते हैं, शुभेंदु अधिकारी जो हैं, उनको भी प्रदेश कैडर का नेता नहीं बना पाई है। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं मुसलमानों को जोड़ लें, मुसलमानों को उम्मीदवार बनाएं। मुसलमान, जब सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो अगर कोई मुसलमान व्यक्ति अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है, उसमें ओवैसी जी जा रहे हैं, तो उसमें फिर इनको डर क्यों लग रहा है? डर किस बात का? डर किस बात का भाई? नहीं, हमें डर किस चीज का है? क्या अभी डर होता तो यहाँ खड़े होते? हम तो आते भी नहीं, मुंह छुपा के अपने घर बैठे होते। और हम तो पहले पहुंच गए पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए, और मुकाबले के लिए हमारे तो जल सेना भी तैयार है पानी के अंदर। हमने कौन सा पीछे हटे कहीं भी? फिर पश्चिम बंगाल में बताइए, जो पार्टी 3 खड़ी है, उनका स्टेटस क्या है? ओवैसी जी अगर वहाँ पे सफलता प्राप्त करते हैं ना, तो ममता जी को नुकसान होने वाला है, बीजेपी को नुकसान थोड़ी ना होगा। जो मुस्लिम वोट शेयर है 27 से 30%, वो ममता जी को ही वोट डालता है। ओवैसी अगर वहाँ से 5% भी वोट निकाल गए ना, तो उनका जो टोटल काउंट था पिछली बार 46% आया था। अगर ममता जी 38 से 39 पे रह गई ना, तो सरकार नहीं आने वाली है, और सरकार उनकी नहीं है, क्योंकि अब जो है हिंदू वोट ही 5 से 6% होंगे, कटने वाला। पर ये क्यों कर क्यों रहे हैं? 182 सीट पे एक साथ लड़ने का फैसला लिया है। अब उसमें भी लिस्ट देख रहे हैं, मुसलमानों की लिस्ट है, मुसलमान ही है उसमें। तो क्या ये सीधे सीधे वोट पोलराइजेशन नहीं है? साइलेंट तौर पर एक्सेप्टेंस नहीं है? आप बाबरी को भी लेकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आपने चीजों को लेकर ये बताया नहीं, स्टांस नहीं क्लियर किया, सरकार चाह क्या रही है? देखिए, ममता जी का वोट शेयर जो पहले रहा है ना, 27 से 30% मुसलमान वोट, और 23% SC वोट, 6% ST वोट, मिलाकर के 57% हो गया। पिछली बार उन्होंने सरकार बनाई 46% पे, तो उनका वोट बेस ही रहा है। तो वो पहले क्या करती थी, सरेआम बोलती थी कि मुस्लिम पोलराइजेशन उनके साथ है, वो मुसलमानों की पिछमेंट सरेआम करती थी, क्योंकि उनको वोट वहाँ से आ रहा था। अब दिक्कत क्या हो गई है, जो SC ST वोट था उनके पास ना, वो अब बीजेपी की तरफ सरक रहा है। अब उनको डर लग गया है, तो उनकी जो एक रणनीति थी ना बाबरी मस्जिद वाली, वो उल्टी पड़ गई। तो अब वो जो है हिंदू मंदिरों का नाम लेने लगी हैं, और हुमायूं कबीर को निकाल के दिखा रही कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मुस्लिम जो है रेडिकलाइज होगा ना, तो वोट TMC को ही डालेगा। ठीक है, ये कहा है उन्होंने सीधे सीधे कि हुमायूं कबीर को निकाल करके हिंदुओं के बीच में ये पैठ बनाने की कोशिश कि हम अब तुम्हारे लिए भी बोल रहे हैं, आपके स्टांस पर भी आगे खड़े हो रहे हैं, और जनता के बीच, हिंदुओं के बीच खास तौर पर पैठ बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की। आपको लग रहा है फर्स्ट टाइम? बिल्कुल। अब हम वोटर पोलराइजेशन की बात करें, आपने देखे लगभग 27 से 28% मुसलमान बंगाल के चुनाव में बहुत निर्णायक भूमिका में वोट करते हैं। पहले के चुनाव में भी आपने देखा। अगर यहाँ पर हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ आएं, अब कितना मुस्लिम वोट अपने पक्ष में करने में सफल होते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हिंदुओं के लिए, उन्हें पता है कि बीजेपी के एग्रेसिव आने से, पिछले चुनाव में भी 2021 के चुनाव में भी हमने देखा कि हिंदू वोटर जिस तरीके से ममता बनर्जी से छिटके हैं, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि बंगाल के चुनाव में एज जो है वो ममता बनर्जी के पास कैसे? उसके पीछे का तात्पर्य कारण यह है कि लगभग 28% सीधे मुसलमान वोटर है। और बिहार की राजनीति में जिस तरीके से मुसलमान वोटर ने वोट करी थी ओवैसी की पार्टी को, वो बंगाल के चुनाव में नहीं होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक के स्थिति को भी देखे। 21 में भी जब आप देखेंगे तो फिर मंदिरों को खोलने का सिलसिला क्यों? फिर मंदिर क्यों खोल रहे हैं, शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? तो वोट किसी को बुरा नहीं लगता ना। अगर किसी का भी वोट हमारे पक्ष में आए तो किसी को बुरा नहीं लगता। हिंदू का वोट अगर ममता बनर्जी 1% भी 2% भी अपने फेवर में करने में सक्षम रहती है, तो ये ममता तो महुआ मोइत्रा पर एक बार आ जाते हैं। महुआ मोइत्रा कहते हैं 15 सेकंड के भीतर इलाज कर दिया जाएगा।
15 सेकंड, एक तो एक छोटे ओवैसी थे वो अकबरुद्दीन, वो कह रहे थे 15 जाने कितने मिनट के लिए हटा लीजिए पुलिस तो हम दिखा देंगे। अब ये दूसरी तरफ से बयान भी आ रहा है, तो इस बयानबाजी का क्या मतलब है? बिल्कुल इस तरीके के बयानबाजी से तो बिल्कुल बचना चाहिए। राजनीति में अगर आप इस लेवल पे हैं और खास करके सांसद हैं, वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती हैं पश्चिम पर बंगाल, क्या कर लेंगे, कर क्या लेंगे, वही तो सवाल है। करने का कुछ नहीं है ना, यही तो है। अगर वोटर जागरूक है, वोटर समझ रहे हैं किसी के बयानबाजी से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल वो आगे से इस तरीके के बयानबाजी करना छोड़ देंगी। लेकिन फिर ये समझना तो हम जैसे जनता को है ना, कि हमारे पक्ष में हमारे सांसद अगर इस तरीके का बयानबाजी करते हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है, तो हमें बचना चाहिए। हाँ रितु जी, देखिए बार बार यहाँ जो बिहार के चुनाव की बात आई थी, देखिए मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे ओवैसी साहब की बात आती है तो देखिए अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार में, उन्होंने जाकर महागठबंधन को चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि हमें 6 सीटें दे दीजिए, लेकिन 6 सीट पे बात नहीं हुई। अब देखिए मैं महाभारत के पास आ जाता हूँ, जो महाभारत के अंदर पांडवों ने 5 गांव मांगे थे और कहा था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, कौरवों ने 5 गांव नहीं दिए थे। और किस तरीके से पांडवों ने कौरवों की वहां पर सत्ता को खत्म कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ कम से कम आप महाभारत तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तो 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है, ये वाला तो बहुत पुराना चीज हो गया है। इंडी गठबंधन में टीएमसी है ही नहीं, आगे कहाँ जाएगी? हाँ देखिए, अभी आपने कहा इंडी गठबंधन, देखिए अब नहीं तो फ्यूचर में हो जाएगी। ये तो जरूरी नहीं है कि तो पूछ लेते हैं ना, कांग्रेस ये कुंभ का मेला तो है नहीं कि पूछ लेते हैं, आएंगे टीएमसी के साथ आएंगे। देखिए ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए बंगाल का जो चुनाव है, उस चुनाव में सबसे जरूरी है कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी क्या कर रही है, वो ये बता रही है कि हम एक धर्म के साथ हैं। दूसरी अन्य पार्टीज जो आ रही है वहां पर चुनाव लड़ने, वो ये बोल रही है कि हम आपके साथ हैं। तो ये धर्मों के नाम पर लोगों को बात करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और वहां पर वोट लेने की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता रही हूँ बंगाल के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता इस बार वोट करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बाद भी क्या किया इन्होंने बंगाल में, ये मेरा सवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश का मुसलमान सेफ है और सुरक्षित भी है। इसका उदाहरण एक प्रदेश नहीं, बहुत सारे प्रदेश हैं। चाहे जिस प्रदेश के अंदर खड़े, उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान के दंगे हमने सुने नहीं क्या? क्या मध्य प्रदेश के दंगे हमने सुने नहीं क्या? देखिए सही कह रहे हैं, ये बहुत सुरक्षित है, हम हिंदू सुरक्षित है, मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन देश की बेटियों को कौन सुरक्षित करेगा? वो इनसे पूछिए जो इनकी अभी तो बंगाल की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए ना, अभी तो बंगाल की सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। लेकिन अभी तो जो सियासी पिच तैयार हो रही है वो इस तरीके से अंदेशा कर रही है, वो संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं हुमायूं और ओवैसी अगर साथ आते हैं, निश्चित तौर पर चाहे वो विपक्ष को इससे घाटा हो या मुनाफा हो, कुछ ना कुछ समीकरण जरूर बदलेंगे। समीकरण अगर बदलते हैं तो वहां पर सत्ता परिवर्तन लाता है या उसके जरिए बीजेपी की जो पैठ है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। ममता बनर्जी को इसमें एज मिलेगा। क्या होने वाला है ये तो खैर जनता डिसाइड करेगी और ये 4 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुद्दा गर्म है में बस इतना ही। तमाम मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगी जो हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी कीमती राय रखी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।